चलो, तो अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी तक डीपीपी कितने? एक डीपीपी मिला है? एक भी नहीं मिला? पहले मिला होगा ना एक? अच्छा, क्लास वर्क वाला, होमवर्क में कोई नहीं मिला? अच्छा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था। अब शुरू करते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन ये, क्या बेंडिंग होना जरूरी है रिफ्रैक्शन का मतलब अगर कहीं पे स्टेटमेंट दिया है कि इफ लाइट रिफ्रैक्ट्स देन इट मस्ट हैव टू बेंड, तो सही होगा या गलत होगा? हम्म अच्छा, इट शुड अपियर टू बी बेंड बोले तो ये सही होगा? हम्म अच्छा, तो तुम लोग रिफ्रैक्शन को क्या मानते हो? बेंडिंग, कि बेंडिंग है तो रिफ्रैक्शन है, बेंडिंग नहीं है तो रिफ्रैक्शन नहीं है, ऐसा? नहीं, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का मीडियम चेंज करना। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब उसमें जनरली तो लाइट बेंड होती है, लेकिन अगर हम एक स्पेशल केस लें जिसमें लाइट परपेंडिकुलर आ रही है सरफेस में, तब वो लाइट कैसी चली जाएगी? लेकिन उसको भी रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अगर लाइट सरफेस पे, जैसे ये सरफेस है, इस पर अगर लाइट परपेंडिकुलरली आ रही है तो वो कैसी चली जाएगी? सीधे चली जाएगी और उसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी, तब भी वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है? चेंज ऑफ मीडियम। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो लिखो, इफ लाइट travels from if light travels from one medium to another, one medium to another, then the phenomenon is called refraction. Then the phenomenon is called refraction. If its angle of incidence, if its angle of incidence is greater than zero, then it bends, it bends. If angle of incidence is 0 degree, if angle of incidence, मतलब उसका फुल स्टॉप लगा के, it bends full stop. If angle of incidence is 0 degree, it goes without bending to other medium. It goes without bending to other medium, but still it is called refraction. But still it is called refraction. But still it is called refraction.
ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। बाकी मोस्टली तो बैंड होगी, सिर्फ एक स्पेशल केस की हम बात करें जिसमें कैसे आ रही है लाइट, परपेंडिकुलरली आ रही है। तो परपेंडिकुलरली आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोला जाता है उसका, 0, तो वो सीधी चली जाएगी। ठीक है। वैसे रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन को हम अपने जनरल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं नहीं करते? करते हैं। कैसे? हाँ, तो किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे पेन है, स्टिक है, अगर उसको पानी में डालें तो वो बेंड हो जाती है और दिखाई देती है। दिखाई देती है। क्यों? कैसे पता चला दिखाई देती है, बेंड नहीं होती? क्योंकि वापस निकालते हैं तो फिर कैसी होती है, स्ट्रेट ही होती है। ठीक है ना। तो वो बेंड होती नहीं है, कैसी एपियर होती है, बेंड होते हुए एपियर होती है। ऐसे ही कभी देखोगे पेपर वेट वगैरह के नीचे अगर रखा हुआ पेपर, तो उसमें जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो कैसे दिखाई देंगे अपने को, कुछ बड़े साइज के दिखाई देते हैं, या नॉर्मली वैसे नहीं दिखाई देंगे जैसे हैं, थोड़े से लिफ्टेड दिखाई देंगे। इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है। या फिर कभी पेपर वेट ही है या कोई ग्लास स्फीयर है, उससे किसी को देखोगे तो उसकी शेप कैसी दिखाई देगी, थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी, वैसे नॉर्मली नहीं दिखाई देगी। ये सब किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। ठीक है ना। मीडियम मतलब जैसे एयर एक मीडियम हो गया, वाटर अलग मीडियम हो गया, ग्लास अलग मीडियम हो गया। अब लिक्विड में भी ऐसा नहीं कि सभी एक जैसे मीडियम है, वाटर अलग तरह का मीडियम होगा, ऑयल लेंगे तो वो अलग तरह का मीडियम होगा। इस तरह हम मीडियम की बात करते हैं। अब रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज हैं जो हर जगह हम यूज कर सकते हैं जब भी रिफ्रैक्शन होता है। क्या लॉज होते हैं पता है? पढ़ा आज तक रिफ्रैक्शन? कभी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। चलो तो लिखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहली बात तो जैसे अपन एक फिगर बना ले, रिफ्रैक्शन का मतलब मान लो ये एक मीडियम है, मीडियम 1, ये दूसरा मीडियम है 2, और ये जो बाउंड्री है ये इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर, जैसे मिरर में हम नॉर्मल की बात करते हैं तो सरफेस से परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो ये भी सरफेस से परपेंडिकुलर है, नॉर्मल। अब जो रे यहां पर आएगी इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। अच्छा, जैसे मिरर में है वैसे एंगल यहां पर भी वैसे ही डिफाइन करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, तो यहां भी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और मान लो रिफ्रैक्ट होके रे ऐसे चली गई, अगर ये एंगल 0 नहीं है तो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। और इसका नॉर्मल, अब इसमें ये भी नॉर्मल ही कहलाएगा, इससे जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। I is angle of incidence, R is angle of refraction। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट लॉ लिखो, तो फर्स्ट लॉ वैसा ही होता है जैसा रिफ्लेक्शन में होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है फर्स्ट लॉ? अच्छा, ये फर्स्ट लॉ है, तो फिर सेकंड लॉ क्या होता है? हाँ, तो यहां पे ये वाला जो लॉ होता है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड की जगह कौन सी रे आ जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे।
एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है, ये तीनों किस में लाई करते हैं? सेम प्लेन में लाई। सेम प्लेन का मतलब समझ आ रहा है? जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है, तो लाइट यहां पे आई और इसी पॉइंट पे हम जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल और ये जो लाइट रिफ्रैक्ट होके गई, ये तीनों किस पे लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। तो लिखो द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, the refracted ray and the normal at the point of incidence, normal at the point of incidence, all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों हमेशा किस में लाई करेंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे। अच्छा, जो सेकंड लॉ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है, सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं यहां पर। अच्छा, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता था? I इज इक्वल टू आर, मतलब I और R में एक रिलेशन होता है। यहां पर भी I और R में क्या होता है? एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको अपने को स्टेट करना है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो या तो इसको ऐसे लिख लो, सेकंड लॉ, ratio of sine of angle of incidence, ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction to the sine of angle of refraction is constant for a pair of medium, is constant for a pair of medium। पेयर ऑफ मीडियम का मतलब क्या है? ये जैसे ये दो मीडियम है, जैसे ये मान लो एयर है, ये वाटर है, तो इसके लिए अलग कांस्टेंट आएगा। अगर ये वाटर और ग्लास हो गया तो उसके लिए अलग कांस्टेंट आएगा, एयर और ग्लास के लिए अलग कांस्टेंट। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम, या मीडिया बोल सकते हो। तो दो मीडियम के पेयर के लिए इनका रेशो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, आया समझिए? तो दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम। अब ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, या उसको हम किस तरह से रिलेट करते हैं, वो हम थोड़ा सा अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो लाइट है वो कितनी स्पीड से करती है? हाँ, तो ये सबको पता होगा, नहीं पता तो पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और अप्रोक्सीमेटली एयर में भी हम इतनी मान लेते हैं, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। वैसे इससे थोड़ी सी कम होती है, अपन अप्रोक्सीमेटली इतनी मान, राउंड ऑफ करके उसको इतना मान लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये किस में स्पीड है? वैक्यूम में होती है, या एयर में अपन मान सकते हैं। अब अगर मान लो लाइट ग्लास में जाएगी तो सेम स्पीड से जाएगी या चेंज हो जाएगी? स्पीड चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी?
चलो अपन ऐसा मान ले, इसको जनरली अपन ऐसे समझे, जैसे हवा है, अपन लोग मूव कर रहे हैं हवा में, अपन पानी में तैर रहे हैं, इसमें ज्यादा स्पीड होगी अपनी, एयर में या वाटर में? एयर में ज्यादा होगी। तो वैसे ही लाइट के साथ भी ऐसा होता है कि जब लाइट वैक्यूम में या एयर में जाती है तो क्या चलती है, थोड़ी तेज चलती है, लेकिन जब किसी मीडियम में जाती है तो उसमें उसकी स्पीड क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होती है, वैक्यूम में, और एयर में हम अप्रोक्सीमेटली उतनी, वैसे एयर में भी वैक्यूम से थोड़ी सी क्या होगी, कम, क्योंकि वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं है उसको रोकने के लिए। एक्चुअली स्पीड किस पे फर्क पड़ी, जब अपन चलेंगे तो एयर मॉलिक्यूल्स का भी एक रेजिस्टेंस होता है जो अपने को अपोज करता है। अगर अपन वाटर में चलेंगे तो वाटर का एक रेजिस्टेंस होगा जो अपोज करेगा मोशन को। तो वैसे ही बाकी हम, तो वैक्यूम में मैक्सिमम होगी, एयर में भी थोड़ी सी क्या होती है, कम, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको नियरली क्या मान सकते हैं, सेम। लेकिन किसी और मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, कैरोसिन ऑयल हो गया, कुछ भी चीज है, उसमें स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इनफैक्ट कम हो जाएगी। मतलब वैक्यूम से तो हर चीज में क्या होगी, कम। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। और एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी स्पीड से चल सकता है, 3 × 10⁸। इसको जनरली सी से भी डिनोट किया जाता है, इसको चाहे तो अलग से लिख लो, इसको सी से डिनोट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट को। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी भी मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कितनी कम होगी या किस तरह से कम होगी, वो हम एक और फैक्टर यूज करते हैं जिससे हम ये बता, एक्चुअली वो फैक्टर किस पे डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ लाइट में क्या चेंज आता है मीडियम पे जाने पे। ये तो पता चल गया कि कम होती है। अच्छा, वैसे हम इसको देखें साइन आई बाई साइन आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये जो साइन आई बाई साइन आर है, ये किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। अब देखो, कहीं कहीं तो अपने को स्पीड दी हो सकती है, हम उसका यूज करके क्या बता सकते हैं कि क्या होगा इन दोनों में रिलेशन साइन आई और साइन आर में। या एक और टर्म कॉमनली यूज की जाती है जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इसको एन से डिनोट कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। हमको जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो ये तो फिक्स क्वांटिटी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो फिक्स है। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमको क्या दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा मीडियम का। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं, क्यों,
हाँ, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो यानी ये क्वांटिटी हमेशा इससे कम ही आएगी। और अगर हम एक बड़ी चीज को छोटी चीज से डिवाइड करेंगे तो रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा। बाकी 1 किसके लिए अपन बोल सकते हैं, वैक्यूम के लिए। जब ये वाला मीडियम भी वैक्यूम हो जाएगा तो दोनों सेम क्वांटिटी हो जाएंगी। तो जो n है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो 1 किसके लिए होगा, वैक्यूम के लिए, और वैक्यूम n इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, एयर के लिए इसकी वैल्यू, वैसे तो हम 1 यूज करते हैं, अगर हम और एग्जैक्टली देखें तो 1.0003 इतनी होती है, तो इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेटली कितना यूज कर सकते हैं, 1 ही यूज कर सकते हैं। और जो कुछ कॉमन वैल्यूज हैं हम याद रख सकते हैं, एक तो ग्लास के लिए होती है, तो ग्लास के लिए जो ऑन एन एवरेज वैल्यू यूज करते हैं वो 1.5 यूज कर लेते हैं। वैसे भी ग्लास भी अलग अलग तरह के होते हैं, और अलग अलग तरह के ग्लास के लिए n क्या हो सकता है, अलग अलग। तो वैसे तो हमको गिवन होगा, प्रॉब्लम में गिवन होता है, नहीं गिवन तो ऑन एन एवरेज जो जनरली ग्लास के लिए हम वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, 1.5। और एक वाटर कॉमनली यूज होता है प्रॉब्लम में, उसके लिए वैल्यू होती है 1.33, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 4/3 भी लिख सकते हैं। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 क्या आएगा, 1.33, इस तरह से। मतलब ये वैल्यूज याद भी रख सकते हो तो अच्छा रहेगा। वैसे गिवन होती है प्रॉब्लम में जो भी हमको यूज करना है। ठीक है। अच्छा चलो, जैसे अब ये फॉर्मूला हमको एक तो ध्यान रखना है कि n क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब जैसे हमने देखा साइन i बाय साइन r, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसको अगर n की टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ये लिखा साइन i बाय साइन r को क्या लिखा हमने, इसको मैं v1 अपॉन v2 बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब इसको v बोल दें, स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2। अच्छा, इसको भी चाहो तो सिंपल मतलब आसान तरीके से ऐसे लिख सकते हो, c बाय v। c जनरली हम किस में स्पीड मानते हैं, वैक्यूम में। मीडियम में हम स्पीड को क्या बोल दें, v, तो इसको ऐसे बोल दें c बाय v। ठीक है। तो साइन i बाई साइन r किसके बराबर है, v1 बाई v2। अच्छा, अब देखो इधर से v1 को क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से, c बाय n1। c तो फिक्स रहेगा, वैक्यूम में स्पीड सेम रहती है, अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो अगर किसी मीडियम में स्पीड v1 है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो v1 और n1 में क्या रिलेशन होगा, n1 इज इक्वल टू, ठीक है ना। इधर हम अगर साइड में देखें तो अगर कोई मीडियम है 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 क्या लिखा जाएगा, c बाय v1। और दूसरा मीडियम है 2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो n2 क्या हो जाएगा, c बाय, तो यहां से v1 को क्या लिख सकते हो, c बाय n1, और यहां से v2 को क्या लिख सकते हो, c बाय n2। कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि अपने को समझ आना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो उसको उसी वक्त पूछ लोगे तो आगे ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। आया समझिए, कोई दिक्कत इसमें। अब हम v1 को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो v1 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, c बाय n1, और v2 को क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, c बाय n2। तो c से c कट गया, तो क्या आ जाएगा, तो साइन i बाय साइन r को हम n2 बाय n1, या इसको जनरली ऐसे भी लिख देते हैं n21,
ठीक है। n21 का मतलब यही होता है n2 अप, नहीं पे अगर n21 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है n2 अपॉन n1। या ध्यान रखना है v की स्पीड की टर्म में लिखोगे तो ये v1 अपॉन v2 हो जाएगा। मतलब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो n21 है इसको हम अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो n21 इज n2 by n1 एंड इज ऑल्सो इक्वल टू v1 by v2, क्योंकि n v के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब ऐसे 1 by v की टर्म में लिखा जाता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, इनवर्स। ये सुना है वर्ड, नहीं यूज कर, है ना। अगर n प्रोपोर्शनल टू 1 by v है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर प्रोपोर्शनल टू v होता तो फिर डायरेक्टली ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखो। या चल पहले एक और चीज, जैसे ये जो फॉर्मूला है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाय n1, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आसान तरीके से। जैसे मान लो ये मीडियम है n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये n2 का, और यहां पे लाइट आ रही है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है i। n1 क्या है, वो मीडियम जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई, मीडियम 1, ठीक है ना। मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, और लाइट ऐसे चली गई, ये रिफ्रैक्टिव एंगल r हो गया। तो साइन i बाय साइन r किसके बराबर आ रहा है, n2 बाय n1। इसको अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर दें और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n1 साइन i इज इक्वल टू n2। तो ये थोड़ा और आसान तरीके से याद रख सकते हो कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसके एंगल का साइन, तो n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। तो ये याद रखने में थोड़ा क्या रहता है, आसान, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो गलत हो जाएगा। आ रहा समझ? तो ऐसे आसानी से याद रख सकते हो, n1 साइन i, इसी मीडियम में जो एंगल है उसका साइन, इज इक्वल टू n2 साइन r। क्या वो ठंडा ज्यादा रहा है क्या? रूम ठंडा ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं। अच्छा, तो अब इसमें साइन आते हैं निकालना एंगल्स के, क्या होते हैं? 30 डिग्री का साइन कितना होता है? 1/2। 45 का 1/√2। 60 का √3/2 और 90 का 1। ठीक है। अच्छा, तो हम जैसे देखते हैं, जैसे एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। जैसे 0 डिग्री पे हमने देखा साइन कितना होता है, 0। 30 डिग्री पे 1/2। 45 पे तो 1/2 हो गया 0.5। 1/√2 अराउंड 0.707। 60 डिग्री पे
ये कितना आएगा 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है ना, क्योंकि √3 कितना होता है 1.732, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 0.86 ऐसे कुछ आएगा, 90 डिग्री पे 1। तो जब एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, अब अगर मान लो लाइट एयर से वाटर में जाएगी सपोज, तो एयर और वाटर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कि एयर में स्पीड ज्यादा होती है? तो स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली रिलेटेड है, तो जिसमें स्पीड ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। तो एयर और वाटर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें स्पीड क्या हो जाती है? कम। तो अगर ये एयर है, या अपन एक केस ही मान लें ऐसे कि ये एयर है और ये वाटर है और लाइट यहां से आ रही है, ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान सकते हैं? 1, ठीक है ना। तो इसके लिए n1 इज इक्वल टू 1। और वाटर का नहीं भी पता तो 1 से बड़ा है, वैसे हमको पता है कितना होता है 1.33 या 4/3। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या आएगा? 1 sin I इज इक्वल टू 4/3 sin R, ठीक है। तो sin R जो है ये आएगा 3/4 sin I। तो R I से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा, क्यों? हाँ देखो, अगर ये मान लो पहले बराबर हैं सपोज, अगर दोनों बराबर होते तो यहां पे क्या फैक्टर होना चाहिए? 1। अब साइन आई का 3/4 साइन आई आर के बराबर है, यानी कि साइन आई को साइन आर से बड़ा होना पड़ेगा, तभी उसका 3/4 साइन आर के बराबर होगा। या अपन इसको ऐसे देख लें, साइन आर अपॉन साइन आई इज 3/4 विच इज लेस देन 1। तो साइन आर इज लेस देन साइन आई। और हम ये जानते हैं कि एंगल बढ़ने पे साइन बढ़ता है, तो आर को आई से क्या होना पड़ेगा? कम, तभी साइन आर साइन आई से कम होगा। तो आर इज लेस देन आई। तो आर अगर आई से कम है, मतलब लाइट यहां जाने की बजाय यहां चली गई होगी, ये एंगल कम हो गया होगा, तो लाइट कहां की तरफ बेंड करी होगी? नॉर्मल की तरफ, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, बाकी इसको एज ए रिजल्ट भी याद रखते हैं हम कि जब, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना है यहां पे, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा क्या होता है। अब उसमें एक टर्म यूज की जाती है, ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर। जैसे डेंसिटी वैसे अलग चीज होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग चीज होती है, लेकिन हम डेंसिटी की बात करें, नॉर्मली जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम बोले कोई मीडियम डेंसर है, कोई रेयरर है, तो डेंसर का मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा, और रेयरर का मतलब डेंसिटी क्या होगी? कम। ऐसे यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट बोलते हैं। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो क्या बोला जाता है? इट इज ऑप्टिकली डेंसर। और अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकली, या रेयरर भी बोलते हैं। तो उसका मतलब यहां पे ऑप्टिक्स में क्या होता है? ऑप्टिकली से ही है। तो नोट करके ये भी लिख लो, लिखो, इफ refractive index of a medium, if refractive index of a medium is more, then it is called optically denser medium. 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 Then it is called optically den
and if refractive index is less, then it is called optically rarer medium. Optically rarer medium. ठीक है, तो एयर और वाटर में कौन सा डेंसर होगा, कौन सा रेयर? वाटर डेंसर होगा और एयर रेयर है। अच्छा, अगर एयर और ग्लास की बात करें, ग्लास डेंसर, एयर रेयर। ठीक है, तो ये जो हम यहां पे देख रहे थे, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं या कई बार सीधे पूछा जाता है कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है कहां की तरफ? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। और अगर डेंसर से रेयरर जाती है, जैसे ये वाला केस देख लें, मतलब इसको को अपन रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे ये लाइट यहां से यहां गई, अगर यहां से भेजोगे तो वापस ऐसे चली जाएगी। तो जब डेंसर से रेयरर जाती है तो कैसे बेंड होती है? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इसको भी लिख लो नोट करके। तो लिखो, इफ light moves from rarer to denser medium, it bends towards the normal. And if it moves from denser to rarer medium, it moves away from the normal. ठीक है, बाकी नोट करके एक और पॉइंट लिख लो। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज मास डेंसिटी। इसका क्या मतलब है? जैसे मास वाली डेंसिटी की अपन बात करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऐसा नहीं कि जिसकी मास वाली डेंसिटी ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर और केरोसिन ऑयल की बात करें तो कौन सा ज्यादा डेंसर होता है? केरोसिन ऑयल ज्यादा डेंसर होता है। अगर वाटर के ऊपर केरोसिन ऑयल डालोगे तो वो नीचे बैठ जाएगा या ऊपर तैरेगा? ऊपर तैरेगा। तो डेंसर ऑब्जेक्ट नीचे जाता है या ऊपर तैरता है? नीचे जाता है ना। तो वाटर और केरोसिन ऑयल में वाटर ज्यादा डेंसर होता है। ठीक है, तो वाटर के ऊपर कभी ऑयल डाल के जलाना, जल जाएगा, क्योंकि ऑयल क्या होता है? लाइटर होता है और ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता। तो मास के हिसाब से वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, केरोसिन ऑयल की डेंसिटी क्या होती है? कम। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी में केरोसिन ऑयल की ज्यादा होती है, उसकी 1.44 के आसपास होती है, और वाटर की कितनी होती है? 1.33, वो कम। ठीक है, तो ये मतलब है कि दोनों को हम ऐसे रिलेट नहीं कर सकते कि कोई चीज वैसे ज्यादा डेंसर है मास वाली डेंसिटी से तो वो ऑप्टिकली भी डेंसर होगी। हम डायरेक्टली उसको रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आए समझ। अब इनको अपन कुछ प्रॉब्लम्स करके देखते हैं कैसे यूज करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। light enters from air to glass. Light enters from air to glass having refractive index 1.5. What is the speed of light in the glass? What is the speed of light in the glass? ठीक
ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट को 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज करना है। क्या हुआ, करो। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में जो हमने रिलेशन लिखा था वो यूज करना है। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? C by V। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज C by V। अब C हमें पता है, N भी दे रखा है, V फाइंड करना है, तो V क्या हो जाएगा? C by N। C is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, N is 1.5, तो 1.5 से 3 को कैंसिल करोगे 2, तो 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब लाइट ग्लास में मूव करेगी तो उसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, 2 into 10⁸। क्वेश्चन लिखो। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर having refractive index 4/3, having refractive index 4/3. What is the speed of light in water? What is the speed of light in water? Will it bend towards or away from the normal? तो इसमें भी यही करना है हमको। n होता है C by V, तो V हो जाएगा C by N। 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 4/3, आ जाएगा 9/4 into 10⁸। तो कितना आ जाएगा? 2.25। और लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो रेयरर से डेंसर में जा रही, तो कहां की तरफ बेंड होगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल, तो बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, समझ? अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water, find refractive index of water, ब्रैकेट में लिख लो, n is equal to 4/3 with respect to glass, with respect to glass, glass में ब्रैकेट में लिख लो n is equal to 1.5। find refractive index of water with respect to glass। देखो इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जैसे हमने देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, N21। क्या होता है ये? N2/N1। अब यहां पे क्या पूछा है?
refractive index of water with respect to glass, यानी n of water with respect to glass, तो जाएगा refractive index of water upon refractive index of glass. water का refractive index 4/3 divided by glass का 3/, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 2/3 होगा, ये 3/2 नहीं करना, ठीक है ना. 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2 है, तो इनटू क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है ना. आता है समझिए. और कभी भी दिक्कत हो इसमें तो ऐसे कर सकते हो, 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2 कर रहे हैं. अब ये तुमने सीखा है या नहीं, 3/2 की पावर -1 लिख सकते हैं इसको. -1 वाली पावर सीखी है नहीं सीखी, सीखी है. और पावर माइनस का मतलब होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं. तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 4/3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3/2 की पावर माइनस. क्योंकि कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 इंटू, मतलब डिवाइड वाले लिख सकते हैं, इंटू में लिख दें लेकिन उसकी पावर क्या कर दें -1. तो 4/3 इंटू 2/3, तो कितना आ जाएगा ये 8/9. दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. और ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, हाँ तो उसमें हम सीधे इसका इनवर्स कर देंगे तो आ जाएगा. अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड refractive index of kerosene ब्रैकेट में लिख लो, n is equal to 1.44 with respect to glass, ग्लास में ब्रैकेट में लिख लो n is equal to 1.5. तो इसमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल n भी होता है, और जैसे अगर स्कूल में या किसी बुक में इसको बोलते हैं म्यू, mu, ठीक है, ग्रीक सिंबल है, इसको म्यू भी बोला जाता है, ऐसे भी डिनोट किया जाता है. वैसे टेक्स्ट बुक में तो एन से डिनोट कर रखा है, लेकिन और किसी रिफ्रेशर में या आगे पढ़ोगे तो म्यू भी यूज किया जाता है, ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो कैरोसिन का कितना है 1.44 और ये कितना है 1.5. अब देखो कैलकुलेशन भी हमको थोड़ी सी फास्ट करना आना चाहिए, तो इसमें अगर हम 1.5 को 3/2 लिख दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा. 3/2 तो 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2.88/3, तो कितना आ जाएगा 0.996, तो ये रेशो आ जाएगा, ठीक है ना. इसको 1.44 ही रहने दें, 1.5 को क्या कर दें 3/2 लिख दें, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी. और या फिर इसको भी रेशो में लिखोगे तो उससे रेशो में आ जाएगा 24/20, मतलब इसको 144/100 लिख दिया, इसको 3/2 लिख दिया, वैसे कर सकते हो, ठीक है. आ रहा है समझिए, कोई दिक्कत इसमें किसी को. तो लाइट की स्पीड कैरोसिन में ज्यादा होगी या ग्लास में, किसमें ज्यादा होगी, कैरोसिन.
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें स्पीड क्या होती है? जैसे सबसे कम किसमें होता है? वैक्यूम में, उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है तो स्पीड क्या होती जाती है? स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चीजों को रिलेट करना भी आना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑपोजिट होते हैं, मतलब स्पीड बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, या स्पीड कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। अच्छा, मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहां का 1, यहां का है √2, और लाइट एंटर कर रही है 45 डिग्री के एंगल पे 1 वाले मीडियम से। फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का एंगल क्या होगा? क्या हुआ? क्यों? यूज करो स्नेल्स लॉ। इसमें कुछ भी अपन अलग से नहीं कर रहे, और ऐसा भी नहीं कि कुछ किया हुआ कर रहे हैं। जो भी हमने पढ़ा है उसको यूज करना है। मतलब हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन यूज नहीं देख सकते, लेकिन हमने एक रिजल्ट देखा है ना। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल और रिफ्रैक्शन को रिलेट करते हैं। स्नेल्स लॉ भी देखा था अपन ने, उसको यूज करो। अच्छा, पहली बात तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा 45 से या ज्यादा, ये हम सीधे बता सकते हैं। लाइट कहां से कहां जा रही है? रेयरर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर, क्योंकि म्यू ज्यादा होने का मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब डेंसर मीडियम। और जब रेयरर से डेंसर जाती है तो क्या होता है? कहां की तरफ बेंड करती है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो ये एंगल तो छोटा हो जाएगा, यानी एंगल 45 डिग्री से क्या होगा? कम। तो अगर और कुछ नहीं भी याद, तो अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कुछ ऑप्शंस तो वैसे ही हटा सकते हैं कि वो 45 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता। ठीक है ना, 45 से कम हो सकता है। तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तभी हमने देखा n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। इस तरह से याद रख सकते हैं स्नेल्स लॉ को। n1 क्या हो गया? इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1 साइन 45 डिग्री, n2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज √2 साइन r, r ये वाला एंगल हो गया। अब साइन 45 की वैल्यू हमें पता है, 1/√2 इज इक्वल टू √2 साइन r। अब इस √2 को भी यहां ले जाओगे तो डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/√2 टाइम्स √2 क्या हो जाएगा? मतलब 1/√2 टाइम्स 1/√2 आएगा ये, तो 1/2 इज इक्वल टू साइन r। अब साइन r 1/2 है, यानी r कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, आया समझिए। लिख लिया? ठीक है, इस तरह से बेसिक हम यूज कर सकते हैं रिफ्रैक्शन का बेसिक क्वेश्चंस में। अब इसमें एक और ये लिखो हेडिंग, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ पैरेलल ग्लास स्लैब।
अगर एक ग्लास स्लैब है, मान लो यहां पे एयर है, एयर मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, यहां पे भी एयर है, और यहां पे कुछ मीडियम है या ग्लास है, ठीक है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा, कुछ भी मान सकते हैं हम। अब यहां पे लाइट आई आई एंगल पे, अब ये लाइट नॉर्मल से अवे बैंड होगी या टुवर्ड्स बैंड होगी? टुवर्ड्स। अच्छा, इसको हम रेफरेंस के लिए आगे ड्रॉ कर दें, तो ये लाइट टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो जाएगी, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहां पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या लगेगा? तो इसको अपन कुछ नाम दे दें, ए बी सी डी फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस ए बी। क्या आएगा फॉर्मूला? लाइट कहां से आ रही है, कौन से मीडियम से? एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। तो 1 साइन आई किसके बराबर हो जाएगा? n साइन r, क्योंकि लाइट 1 वाले मीडियम से n वाले मीडियम में जा रही है। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां पे ये जो लाइट आ रही है ये भी इंसिडेंट रे की तरह एक्ट करेगी। तो अब इस सरफेस पे ये लाइट कहां से जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? ये एंगल किसके बराबर होगा? आर के बराबर ही हो जाएगा। मतलब इसको हम I1 बोल दें, इसको R1 बोल दें, तो ये I1 R1 आ जाएगा, और ये जो I2 है इट इज सेम एज R1, और यहां से फिर ग्लास से एयर में जा रही है तो क्या होगा इसका? अवे फ्रॉम, इसका नॉर्मल ये है, इससे अवे बैंड हो जाएगी, ये R2 आ जाएगा। आ रहा है समझ? अब इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या आएगा? फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस सी डी वाले फेस पे रिफ्रैक्शन यूज करोगे तो क्या आएगा? n साइन I2 इज इक्वल टू 1 साइन R2। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इसमें I2 किसके बराबर है? R1, तो हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो n साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 आ जाएगा। हम दोनों को अगर कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड को, तो यहां n साइन R1 है, यहां भी n साइन R1 है, यहां साइन I1 है, यहां साइन R2, यानी साइन I1 किसके बराबर आ जाएगा? साइन R2 के बराबर आ जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दी, इसको हम अगर सेकंड बोल दें, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, on comparing equation 1 and 2, we will get sin I1 is equal to sin R2, ये आएगा अपने पास रिजल्ट, और I1 is equal to R2। दो एंगल का साइन तभी बराबर होगा जब वो दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल भी I1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये जो दो रेज हैं ये दोनों कैसी हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम कुछ नाम दे दें, MNO बोल दें, इसको कुछ, इसको PS बोल दें,
so ray PS will be parallel to, so ray PS will be parallel to MN. That means incident ray, incident ray कौन सी होगी, ब्रैकेट में लिख लो MN will be parallel to the final emergent ray, emergent EMERGENT, final emergent ray, ब्रैकेट में लिख लो PS। ठीक है, तो अगर एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है तो जो रे MN है वो PS के क्या होगी, पैरेलल होगी। बस उसमें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी शिफ्ट आ जाएगी। ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा। इसीलिए जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो वो हमको थोड़ा सा क्या होगा, शिफ्टेड दिखाई देगा। अगर हम यहां से देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो वो हमको कहां पे दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा। किस कारण से, रिफ्रैक्शन के कारण। देखो अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसको एक्चुअली हो क्या रहा है, इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि हमने ये स्लैब रखी तो ये जो लाइट हम अगर यहां से देख रहे हैं अपनी, मतलब हमने यहां पे अपनी आंख रखी, ठीक है ना, और अगर हम देख रहे हैं, हमने स्लैब हटा दिया, स्लैब हटा देंगे तो हमको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा होगा। क्यों, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने स्लैब रख दी, मान लो यहां पे हमने रेड मार्क लगा दिया, ठीक है, और यहां पे हमने एक येलो या ग्रीन मार्क लगा दिया, तो हमने स्लैब हटा दी तो हमको उस लाइन पे कौन सा मार्क दिखाई दे रहा होगा, रेड वाला मार्क दिखाई दे रहा होगा। लेकिन स्लैब रख देंगे तो फिर उसी लाइन के अलॉन्ग कौन सा मार्क दिखाई देने लगेगा, ग्रीन, क्योंकि अब यहां से आने वाली लाइट हमारी आइस पे नहीं आ रही होंगी। कहां से आने वाली लाइट आ रही होगी, इस पॉइंट से आने वाली रेज हमारी आइस पे आ रही होंगी। और इसीलिए रिफ्रैक्शन से हमें क्या होते हैं, चीजें थोड़ी सी शिफ्टेड दिखाई देती हैं। तो हमने पानी के अंदर एक रॉड रखी, लकड़ी रखी या स्टिक, कुछ भी, मतलब पेन रखा। अब क्या हुआ, ये वाली लाइट सीधे हमारी आइस पे नहीं आ रही। अभी तो हमारे आइस पे सीधे आ रही है तो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रेट। अब इसका आधा पानी के अंदर है, अब यहां से तो सीधे रेज आ रही हैं, अब यहां से जो रेज आ रही हैं वो क्या हो गई, बेंड हो गई। तो बेंड हो गई तो वो हमको थोड़ी दूसरी पोजीशन से आती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए वो स्टिक कैसी दिखाई देगी, बेंड पोजीशन में दिखाई देगी। या फिर एक एक्सपेरिमेंट जो किया भी जा सकता है घर पे, अगर हम एक कोई भी बाल्टी ले लो, ठीक है, डब्बा ले लो, कुछ भी ले लो, बकेट ले लो, ट्रांसपेरेंट मत लो, ऐसी लो जिसमें अपने को दिखाई नहीं दे रहा। हम एक ऐसे एंगल पे अपनी आइस को रखें कि अपने को ये वाला एंड जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब हमने अपनी आइस को ऐसे सेट कर दिया, यहां पे हमने अपनी आइस को सेट कर लिया कि हमको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है और कुछ भी बकेट में पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। और चाहो तो यहां पे इसके नजदीक कुछ कलर वगैरह या कुछ चीज रख दो, कुछ ऑब्जेक्ट रख दो। अब पहले खाली बकेट ली हमने और हमने अपनी आइस को ऐसे अरेंज कर लिया कि हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अपने घर में किसी को बोलो इसमें धीरे धीरे पानी भरता जाए, तो जब वो धीरे धीरे पानी भरेगा तो थोड़े समय बाद इसके नजदीक अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो दिखाई देने लगेगा। क्यों दिखाई देने लगेगा, क्योंकि लाइट बेंड हो रही है। अब पहले तो लाइट सीधे जा रही थी तो हमको ये एंड दिखाई दे रहा था, अब जैसे ही हमने पानी रखा तो ये जो लाइट यहां जा रही होगी वो सिर्फ यहां से नहीं आ रही होगी, वो यहां से आने वाली लाइट, मतलब एक वाटर लेवल ऐसा आएगा जब यहां से आने वाली लाइट इस पाथ के अलॉन्ग जा रही होगी, और जब यहां वाली लाइट हमारी आइस पे आने लगेगी तो हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा जो हमने यहां पे रखा था। आ रहा समझ, इसको करके देख सकते हो प्रैक्टिकली घर पे, आसान एक्सपेरिमेंट है। तो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया अपन ने, थोड़ा नजदीक रखना क्योंकि अगर ज्यादा दूर रखोगे तो हो सकता है उतना लाइट रिफ्रैक्ट न कर पाए। तो यहां रख दिया ऑब्जेक्ट, तो सीधे देखने पे वो नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसी कंडीशन में होना चाहिए। और अपने को ये एंड दिखाई दे रहा है और पानी भरते जाओगे तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को
थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए रिफ्रैक्शन के बारे में कि लाइट कैसे बेंड होती है, कैसे। तो डेंसर से रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, डेंसर से रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और किसी भी मीडियम में स्पीड उससे कम होगी, ठीक है। और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्पीड उतनी ही कम होगी उस मीडियम में। देन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन। एंड देन स्नेल्स लॉ कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, ठीक है। और उसका रेशो जो है साइन आई बाई साइन आर वो किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, n2 बाय n1। या अपन उसको ऐसे याद रख सकते हैं, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। अच्छा, एक और चीज जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे किसी भी, जैसे वेव की अपन बात करते हैं तो लाइट को भी हम एक वेव की तरह मानते हैं कि लाइट क्या है, वेव। तो वेव में 3 चीजों की बात करते हैं, जैसे तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक होती है स्पीड, एक होती है वेवलेंथ, एक होती है फ्रीक्वेंसी। पढ़ी है टर्म्स। तो लाइट के लिए भी हम इसकी बात करें, हमने स्पीड की तो बात करी, अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो मीडियम के पे डिपेंड नहीं करती है, मीडियम के हिसाब से क्या रहती है, सेम। और वेवलेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। अच्छा, हम जब लाइट की भी बात कर रहे हैं तो जो लाइट है उसकी स्पीड जो है अपन ने बात की, तो क्या सारे कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता है या अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होगा? अब ये वैसे ज्यादा अपने वैसे मतलब का नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसी चीजें पूछ लेते हैं। तो सभी कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हम व्हाइट लाइट की बात करते हैं तो व्हाइट लाइट मतलब एक लाइट कलर तो है नहीं उसमें, इट इज मेड अप ऑफ मैनी कलर्स, ठीक है ना। मतलब 7 कलर्स बोलते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अलग अलग, रेड में भी कोई डार्क रेड होगा तो उसकी वेवलेंथ अलग होगी, और कोई तो उनकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, अलग। तो सभी कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा या अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होगा? अलग अलग कलर्स के लिए अलग होगा, क्यों? हाँ, तो ये बस अपने को इंफॉर्मेशन के लिए भी याद रखो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, और अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगा, और इसलिए अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ भी अलग अलग होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए क्या होता है, तो नोट करके चाहो तो इसको भी लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, refractive index of medium is different for different colors of light. Refractive index of medium is different for different colors of light. Different colors के लिए refractive index different होता है, और हम इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम, ठीक है। तो अच्छा, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड वायलेट में से रेड की सबसे ज्यादा होती है, क्यों? अच्छा, हाँ सही बात है। तो ये भी ठीक है, वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जब अपन वायलेट की तरफ जाएंगे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये भी इंफॉर्मेशन अपने को होनी चाहिए। वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन, सॉरी, वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट, ये सिंबल है क्या कहलाता है, लैम्डा।
ठीक है, ये वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? अब देखो इसमें ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले कई बार यूज हो जाते हैं। तो ये जो स्पीड होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा एक फॉर्मूला होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो जैसे जनरली सेम रहती है, अगर लैम्डा ज्यादा होगी मतलब स्पीड जैसे अगर सेम है तो लैम्डा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जैसे सारे कलर्स की स्पीड वैक्यूम में क्या रहती है? सेम, तो स्पीड सेम हो गई। तो लैम्डा एफ के कैसा आ जाएगा? इनवर्सली पर। तो लैम्डा रेड की ज्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी रेड की कम होती है, वॉयलेट की। एफ डिनोट कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है ना, एफ इंप्लाइज फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है H इंटू एफ, मतलब एनर्जी भी F के प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? वॉयलेट की कंपेयर टू रेड, या रेड से वॉयलेट की तरफ एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रिलेशंस हैं, हम याद रख सकते हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं कभी। ठीक है, तो एनर्जी, बाकी एनर्जी को ऐसे भी देख सकते हो, जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम अपना क्या होता है? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, इस तरह से रेड तक होता है। अब अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो वॉयलेट के जस्ट बगल में आता है अल्ट्रा वॉयलेट और रेड के जस्ट बगल में आता है इंफ्रारेड। तो कौन सी रेज डेंजरस होती है? जो सन से आती हैं अपने पास, कौन सी होती हैं? अल्ट्रा वॉयलेट। डेंजरस मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो अल्ट्रा वॉयलेट डेंजरस है मतलब एनर्जी ज्यादा है, तो वैसे ही वॉयलेट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। और इंफ्रारेड डेंजरस नहीं होती हैं, तो इसलिए रेड क्या होती हैं? कम है। मतलब कभी भूल जाओ तो ऐसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि अल्ट्रा वॉयलेट की तरफ जो है वो ज्यादा एनर्जी वाला होता है और इंफ्रारेड की तरफ जो है वो कम एनर्जी वाला होता है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में लेंस वाला पार्ट शुरू करेंगे।